गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको कृतिका विभाग कृतिका पुस्तक से पाठ नंबर 1 और 2 दोनों पाठ की प्रश्नोत्तर कैसे परीक्षा में आते हैं, कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है, इस संबंध में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला पाठ कृतिका का है मेरे सन की औरतें, और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। और इसका प्रश्नोत्तर कार्य हम आपको बता रहे हैं और किस प्रकार ये प्रश्न कैसे परीक्षा में आते हैं और कैसे उनका उत्तर लिखा जाता है। 5 नंबर का ये आता है। 2 पार्ट से 2 सवाल आएंगे हैं, और जिसमें से आपको 2 में से कोई एक उत्तर लिखना है। तो मेरे संग की औरतें पाठ, और इसके लिखे मृदुला गर्ग हैं। और इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार के अनुभव को व्यक्त किया है। लेखिका की नानी उसके जन्म से ही पहले मर गई थी। लेखिका के नाना अंग्रेजी विचारधारा के पक्षधर थे, जबकि नानी स्वतंत्रता प्रिय स्त्री थी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक क्रांतिकारी से किया। क्रांतिकारी होने के कारण लेखिका की माँ के पति को ICS की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। इस कारण लेखिका की माँ को कुछ आर्थिक रूप से कष्ट उठाने पड़े। लेखिका के परिवार में दादाजी अंग्रेजी के समर्थक थे और दादी भारतीयता की समर्थक थी। उसके परिवार में सभी को अपने निजी विचार रखने की स्वतंत्रता थी। मतलब परिवार में स्वतंत्रता का बोलबाला था। सभी को, परिवार के सभी लोगों को अपनी निजता बनाई का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। लेखक की माँ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी होने के कारण गृहस्थी के कार्य नहीं करती थी, परंतु उनके निष्पक्ष और सरल स्वभाव के कारण परिवार में उनका खूब आदर सम्मान होता था। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर चलने वाली थी। उन्होंने अपने पतोहू के लिए एक कन्या की प्रार्थना की थी। लेखिका और उनके बहन भाइयों पर भी अपने पूर्वजों का प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी लीक से हटकर कार्य किया। लेखिका ने बिहार के डालमिया में नारी जागृति का काम किया तथा कर्नाटक के एक कस्बे में बागलकोट में स्वयं के प्रयास से एक विद्यालय खोला, जिसमें अनेक बच्चों को शिक्षा दिलवाई। तो इस प्रकार मेरे संग की औरतें पाठ में परिवार की लेखिका अपने परिवार की औरतों के बारे में कुछ बात बताई है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे बैरिस्ट्री वकालत, लिहाज मतलब होता है मर्यादा, जुनून यानी पागलपन, तीव्र इच्छा, पुस्तैनी यानी पैतृक, सोहरत यानी होता है प्रसिद्ध, गनीमत यानी कुशलता, वासिंदा मतलब होता है निवासी, अभिभूत का अर्थ होता है प्रभावित होना, जुमला सब, मुस्तैद यानी तत्पर, वाजिब का मतलब होता है उचित, बदस्तूर यानी निरंतर, आरजू यानी इच्छा, जुस्तजू यानी अच्छा, शिरकत यानी शामिल होना, मीराक यानी मानसिक रोग, गूंगापंथी ढोंगी, मोहलत यानी अवकाश, घर घुस्सू परंपरावादी, फारिंग काम से खाली होना, आलम यानी अवस्था, दरख्वास्त मतलब होता है प्रार्थना पत्र, मलाल यानी खेद दुख, फजल यानी कृपा, कयामती यानी भीषण, तल्ला यानी मन से। तो हम इस पाठ में देखते हैं कि लेखिका हैं अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार के औरतों के बारे में बताया है, जो जीवन में परंपरागत तरीके से जीती हैं और वह सोचती हैं, जो सोचती हैं उससे लिट के हटकर करती हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी माँ, अपनी दादी, परदादी, नानी, बहनों के कमियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में रोचक ढंग से बताया है। लेखिका की आज़ाद ख्याल नानी।
दूसरी बार हम देखेंगे माँ का जीवन, लेखिका की माँ का जीवन। तीसरे में बताया गया है परदादी भी लीक से हटकर। चौथे में चोर का हृदय परिवर्तन करना। पांचवें में हम देखेंगे लेखिका का परिवार। और छठे भाग में हम देखेंगे निडर चित्रा। और अंतिम भाग में हम देखेंगे परंपरा और स्वतंत्र जीवन। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर में देखिए, एक प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? ये सवाल परीक्षा में ज़्यादातर आता है। तो वस्तु संचरण में लेखिका अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व के अवैतिकता एवं स्वभाव में प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं, परंतु उसके विषय में सुना था। लेखिका को पता चला कि उसकी नानी परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी यानी पर्दा करने वाली औरत थी। लेखिका ने नाना की शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की थी। लेखिका के नाने ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की थी। वे विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नानी ने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की माँ की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी को सौंप दिया। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से ना कराकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना को कर भरी हुई थी। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखा जाएगा। अच्छा, तो दूसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो लेखिका की माँ की विशेषताएं, क्या क्या उनमें गुण थे, क्या विशेषताएं थी? लेखिका की वे जो माँ थी परंपरावाद से खिलाफ थी। वे सबके हृदय पर राज करती थी। वे सुंदर व्यक्तित्व की धनी थी। वे ईमानदार, निष्पक्ष तथा सत्य का समर्थन करने वाली महिला थी। वे सबको अच्छी सलाह देती थी। वे किसी की भी गोपनीय बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। वे जो भी सलाह देती उसे पत्थर की लकीर की तरह निभाती भी थी। सभी उनसे अपनी समस्या बताते और उचित सलाह लेते थे। तो ये है लेखिका की माँ की विशेषताएं। अच्छा, एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जिंदगी की एक महत्वपूर्ण बात है और लीक से हटकर है। क्या आप डराने धमकाने, किसी व्यक्ति को डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव में डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है? पाठ के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा वह हम आपको बता रहे हैं। एक रात लेखिका की परदादी घर में चोर घुसा। चोर उस कमरे में घुसा जहां उनकी दादी सोई हुई थी। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने चोर को ही पानी लाने के लिए कह दिया। उसके बताने पर कि वह चोर है, दादी ने कुछ नहीं कहा। उसके साथ सहज व्यवहार किया, ना डराया, ना धमकाया, ना चमकाया। आधा पानी खुद पिया और आधा उसे पिलाकर बेटा बना लिया। इसके साथ उन्होंने चोर पर भी फैसला छोड़ दिया कि वह चोरी करना चाहे तो चोरी करे या खेती करे। उनकी खेती करने का फैसला, चोर ने खेती करने का फैसला किया। यह घटना से पता चलता है कि दादी डराने में, धमकाने में, उपदेश देने में, दबाव में विश्वास नहीं रखती, बल्कि सहज भाव से व्यवहार करने में विश्वास करती है। एक और सवाल है जो परीक्षा में जाता रहता है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किया उसका वर्णन कीजिए। देखिए, इस संसार में बच्चों का पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य, किसी भी देश के बच्चे उस देश का भविष्य होते हैं, उस देश के नागरिक होते हैं,
उस देश के राष्ट्र निर्माता होते हैं, उस देश के भावी नेता होते हैं। तो यदि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, योग्य शिक्षित बनेगा, तो वो देश की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा सकेगा। इसलिए शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब संसार के हर बच्चे को बचपन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई करके योग्य बनना जरूरी है। पढ़ाई करके ही वो योग्य बन सकता है, पढ़ाई बन के ही वो समाज सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है और अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए बच्चों का बचपन में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चे शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किए? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका चाहती है कि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए कैथोलिक बिशप ने स्कूल खोलने में असमर्थता दिखाई। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। तब बिशप ने उनसे यह विश्वास दिलाने के लिए कहा कि वह स्कूल 100 वर्ष तक चलता रहेगा। वहाँ से सहायता न मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार ने उसे मान्यता भी दी। तो इस प्रकार जब दूसरे वहाँ के रहने वाले कैथोलिक बिशप ने उनकी प्रार्थना को अनसुनी कर दिया और बहाना बना दिया कि यहाँ पर क्रिश्चियनों की संख्या बहुत कमी है, तो लेखिका ने बोला ऐसी बात नहीं, स्कूल सबके लिए, सभी धर्म के बच्चों के लिए होगा। और उन्होंने फिर अपने प्रयास से, देखिए अपना प्रयास किया, खाली अपने प्रयास से उन्होंने वो स्कूल खोला, वहाँ व्यवस्था की, बच्चे वहाँ पर जुड़े और कर्नाटक सरकार ने भी इसकी सराहना की और उसको मान्यता दी। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए लेखिका ने प्रदेश में दूसरी जगह में भी स्कूल खोलकर बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की। तो इस प्रकार उनका जो प्रयास है वो सराहनीय है। अच्छा, आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है, आगे कौन सा और सवाल महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल ज़्यादातर आता है, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था, हैं? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है और लेखिका की माँ की वे विशेषताएँ लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। अच्छा, और रेणु कौन थी, इसमें एक सवाल है, रेणु कौन थी, उनके चरित्र की विशेषताएँ बताइए। ये भी सवाल कभी कभी आता है। तो रेणु लेखिका के 4थे नंबर की बहन थी। वे सामंतवादी ढंग से रहने तथा सोचने के खिलाफ थी। गर्मी की दोपहरी में स्कूल से उन्हें लेने गाड़ी जाती तो कभी बहन अचला उसमें बैठ जाती, पर रेणु बैठने से मना कर देती। एक बार चुनौती दिए जाने पर उन्हें जनरल थिमैया को भी पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया। वे बीए की परीक्षा देने के लिए भी तैयार नहीं थी। उनका तर्क था कि उनके लिए बीए पास करना जरूरी क्यों है, यदि उन्हें यकीन हो जाएगा कि बीए पास करने से कोई लाभ है तभी वो परीक्षा देंगी। किसी का भी तर्क उन्हें संतुष्ट न कर पाया। अंत में पिताजी ने उन्हें जोर देकर कहा, बीए पास करो। रेणु ने केवल अपने पिता की खुशी के लिए बीए पास किया, इसलिए वे केवल पास होने लायक नंबर ही ला पाई। वे सदा सच बोलती थी तथा हंसमुख स्वभाव की थी। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। वे उनको सही सलाह दो तो उनको समझ में नहीं आता है।
तो रेणु भी ऐसी ही एक चरित्र थी। तो इसके बाद है, हाँ, इसके साथ और कुछ प्रश्न हैं इसी पाठ में जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि इसमें और कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं। लेखिका के चरित्र की तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लेखिका दृढ़ संकल्प से युक्त थी, समाज उनके अंदर समाज कल्याण की भावना थी, वे लीक से हटकर काम करने वाली थी। मेरे संग की औरतें पाठ का क्या उद्देश्य है? इस पाठ का उद्देश्य लेखिका अपने बहनों के स्वभाव के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना चाहती हैं। लेखिका की नानी भी उनके जीवन में अंतिम दिनों में आश्चर्यजनक कार्य किया। लेखिका की परदादी ने भी अपने पतोही के लिए मन्नतें मांगी और पहली संतान लड़की हो, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। अतः इस पाठ का उद्देश्य नारी जागरण, नारी जागृति, पुनः जागरण, नारी पुनः जागरण और अपने परिवार के लोगों का परिचय देना है, उनकी विशेषताओं को बताना है। तो चित्रा के बारे में कभी कभी परीक्षा में जरूर आता है। एक आम भारतीय माँ से लेखिका की माँ किस प्रकार भिन्न थी? ये सवाल भी आते हैं। उसका उत्तर है, एक आम भारतीय माँ का जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित होता है। वह बच्चों की देखभाल, खाना पकाना तथा घर के अन्य काम करना में व्यस्त रहती है, परंतु लेखिका की माँ ये कार्य नहीं करती। इस प्रकार वह आम भारतीय माँ से थोड़ा भिन्न है। तो लेखिका ने किस प्रकार बिहार में नारी जागृति का कार्य किया? लेखिका शादी के बाद एक बार बिहार के डालमिया नगर में पहुंची। वहां नर और नारियों में बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि यदि पति पत्नी पिक्चर देखने जाते तो वे अलग अलग बैठते। लेखिका ने अपने प्रयास से कुछ विवाहित स्त्रियों को पराय मर्दों के साथ अभिनय करने के लिए तैयार किया। उसने कई वर्ष तक अनेक नाटक भी किए तथा अकाल राहत कोष के लिए धन भी जमा किया और सरकार को दिया। हाँ, और देखिए इसमें क्या सवाल महत्वपूर्ण है। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? लेखिका के नाना तो एक अंग्रेज भक्त थे, परंतु लेखिका की नानी जो थी वो देशभक्त थी। यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया, परंतु अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से कराकर निश्चय ही वह स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देती है। हाँ, इसके बाद आप देखिए दूसरा लेसन है ऋण की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए इस पाठ में ये एक एकांकी है और इस एकांकी में पुरानी रीति रिवाजों पर व्यंग करते हुए वर्तमान समय में जो दहेज प्रथा है उस पर भी व्यंग किया गया है, उस पर भी चोट मारी गई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि रामस्वरूप आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। वे अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। हालांकि उनकी पत्नी प्रेमा बेटी को पढ़ाने का विरोध करती है। जब रामस्वरूप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो लड़के वाले यह मांग होती है कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। रामस्वरूप बेटी के भविष्य की खातिर झूठ बोलते हैं और उमा की पढ़ाई को छिपाते हैं
और उमा से भी वो ऐसा करने के लिए कहते हैं। एक दिन गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के साथ उमा को देखने आते हैं। राम स्वरूप के घर आते हैं। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद उमा आती है और उनसे गाने के लिए कहा जाता है। वह गाना सुना देती है। उससे गोपाल प्रसाद अनेक प्रश्न पूछते हैं। वह आरंभ में शांत रहती है, परंतु जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है तो वह गोपाल प्रसाद के सामने शंकर की हॉस्टल वाली घटना को बता देती है, जिससे गोपाल प्रसाद समझ जाते हैं कि उमा ने उच्च शिक्षा प्राप्त पाई है। वे उमा की बातों से भड़क उठते हैं और शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। शादी टूट जाती है और यही एकांकी का अंत हो जाता है। इस एकांकी में भी कुछ कठिन शब्द है। जैसे देखिए, मर्च का अर्थ होता है बीमारी, खासियत यानी विशेषता, ठठोली यानी हंसी मजाक, टिम टाम यानी दिखावा, और मुखातिब यानी मुँह की ओर, मार्जिन यानी अंतर, जायका यानी जमपत्री, तस्तरी यानी प्लेट, अर्ज यानी आग्रह, दगा यानी धोखा, बेबसी यानी मजबूरी है। तो इस प्रकार इस पाठ में हम क्या क्या देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में लड़कियों की शादी एक समस्या भी बन गई है। लड़के वाले तरह तरह की मांग करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, जिससे लड़कियों का विवाह मुश्किल कार्य हो जाता है। कुछ पुरानी विचारधारा के लोग आज भी हमारे समाज में हैं, तो जो बहुत सारी पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं। तो मेरे विचार से विवाह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच है उसको बता देना चाहिए, क्योंकि एक झूठ के लिए फिर बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये ना परिवार के हित में है, ना समाज के हित में। अच्छा, दहेज प्रथा हमारे समाज की बहुत पुरानी और बुरी प्रथा है। लड़कियों के विवाह में ना दहेज लेना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए। इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, और दहेज के कारण से ही हमारे समाज में बहुत प्रकार की अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। तो इसमें एक प्रमुख पात्र है उमा का चरित्र। उमा के चरित्र के बारे में परीक्षा में ज़्यादातर आता है कि उमा के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उमा पढ़ी लिखी, शिक्षित, योग्य, समझदार, साहसी, निडर लड़की है। वह उच्च विचारों वाली है। उसने बीए पास किया है, परंतु वह फैशन बिल्कुल नहीं करती है। वो फैशन की समर्थक नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार उसके जीवन की विशेषता है। सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलती, किसी से डरती नहीं है और कभी झूठ नहीं बोलती। वो निर्भक है, निर्भीक है, निडर है। उमा गोपाल प्रसाद और शंकर से भयभीत नहीं होती है। वह उनके सामने अपने घर की सारी सच्ची बातें कह देती है, जिससे उसकी सत्यवादिता और निर्भीकता का पता चलता है। तो उमा ने गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर का पर्दाफाश किया था। कैसे? उमा गोपाल प्रसाद से कहते कि आप अपने बेटे से पूछिए कि पिछले जनवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, तथा वहाँ से किस प्रकार मुंह छिपाकर इनको भागना पड़ा। इस बात से सुनकर गोपाल प्रसाद शर्मिंदा हो जाते हैं और क्रोध भी करते हैं। इससे शंकर की चरित्रहीनता और सच्चाई का पता चल जाता है। अच्छा, कुछ और प्रश्न आपको बताते हैं जो परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के चरित्र की विशेषताएं बताइए। एकांकी के आधार पर शंकर के चरित्र की विशेषताएं बताइए। एकांकी के आधार पर उमा के चरित्र की विशेषताएं बताइए। और इस एकांकी का उद्देश्य क्या है ये भी बताइए। इस एकांकी का उद्देश्य स्त्री और पुरुष में बिल्कुल भेदभाव
नहीं करना चाहिए। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलानी चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, स्वावलंबी बनाना चाहिए और हर प्रकार से उनको आज़ादी देना चाहिए हैं, और उन्हें काम करने के लिए भी, नौकरी करने के लिए भी प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और समाज की किसी भी क्षेत्र, काम के किसी क्षेत्र में भी वो जाना चाहते हैं तो उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, स्त्रियों को भी शिक्षा तथा पुरुषों के समान अधिकार है। पहले लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, केवल लड़के ही पढ़ाई लिखाई करते थे, क्योंकि ऐसा मानना था कि आगे चलकर लड़कों को कमाना है, घर गृहस्थी चलानी है, इसलिए उनको पढ़ाई जरूरी है। और लड़कियों के बारे में पहले लोग ये सोचते थे कि लड़कियों को केवल घर संभालना है, घर गृहस्थी संभालना है, घर के काम संभालना है, इसलिए उनके लिए पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं है, तो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। पुराने ज़माने में लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखा जाता था, उन्हें केवल घर के कामकाज, गृहस्थी की जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया जाता था और घर के काम उनको सिखाए जाते थे। परंतु बाद में, आधुनिक काल में, आज विचारधाराएं बदली हैं, समाज बदल रहा है, समाज की सोच बदली है। आज लड़के और लड़कियों को पढ़ाई लिखाई का, काम करने का समान अवसर प्रदान किया गया है, दोनों को समान अधिकार है। वरन हम आज देखते हैं कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से भी आगे हो गई। लड़कियां हमेशा बाजी मारती हैं। हम रिजल्ट देखते हैं, सभी परीक्षाओं के जब रिजल्ट देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देते हैं कि लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा गंभीर हैं, पढ़ने में ज़्यादा आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा वो परिश्रमी हैं, ज़्यादा उनका योगदान है, ज़्यादा उनकी समझ है। तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इसलिए हर जगह, हर मामले में लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए और हर प्रकार का अधिकार उनको देना चाहिए। उनको साहसी बनाना चाहिए, निडर बनाना चाहिए और उनको हर प्रकार के काम करने के लिए अवसर देने चाहिए, ताकि वो अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। आज के समाज में नारी और पुरुषों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान अवसर है, सभी के लिए समान काम है, सभी के लिए सब कुछ समान अधिकार है। तो इस प्रकार इस एकांकी में नारियों की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी देखते हैं। फिर राम स्वरूप और प्रेमा की चिंता और बातचीत के बारे में देखते हैं। फिर हम राम गोपाल का शंकर के साथ आगमन देखते हैं। फिर लड़कियों की पढ़ाई और खूबसूरती पर चर्चा के विषय में देखते हैं। फिर उमा का प्रवेश होता है, फिर उमा की डांट शुरू होती है, फिर स्वाभिमान को चुनौती देते हुए उमा अपनी निर्भीकता का परिचय देती है। तो इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार दीजिए। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, यह इस एकांकी का जो शीर्षक है बिल्कुल उपयुक्त है। शरीर में रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखती है और व्यक्तित्व को और एक शरीर को एक आकार देती है, एक व्यक्तित्व को एक आकार प्रकार देती है। यही स्थिति समाज की है। शंकर जैसे युवक रीढ़ विहीन है, उनका ना कोई अपना चरित्र है, ना कोई अपनी चाल है, ना कोई अपना व्यक्तित्व है, वो बेकार है, चरित्रहीन है, जिसका समाज में आत्मसम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, वो व्यक्ति रीढ़ की हड्डी के बगैर है, तो बैकबोन के बिना है। तो बैकबोन से जैसे शरीर को एक आकार प्रकार मिलता है, एक ढांचा मिलता है,
वो सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का समाज में इज्जत नहीं होती, कोई कैरेक्टर नहीं होता, कोई उसका चरित्र नहीं होता, तो वो व्यक्ति शंकर के समान बैकबोन, बिना बैकबोन वाला कहा जाता है। तो कथा वस्तु के आधार पर इस एकांकी का प्रधान पात्र कौन है? तो कथा वस्तु के आधार पर इस कहानी का, इस एकांकी का मुख्य पात्र उमा है। उमा से ही ये एकांकी शुरू होती है और उमा के विषय पे ही इस एकांकी का विस्तार होता है और अंत भी उमा के द्वारा होती है। इसका मुख्य कारण है, इस नारी पात्र के माध्यम से लेखक ने कथा को गति प्रदान की है। उमा द्वारा व्यक्त विचार लेखक के अपने विचार हैं। उमा अपने सशक्त व्यक्तित्व का परिचय देकर दूसरे पात्रों पर भारी पड़ जाती है। कथा वस्तु के आधार पर पूरी एकांकी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इस एकांकी का मुख्य पात्र उमा है। हाँ, अच्छा। तो शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? हमारे समाज में ऐसे लोगों की दरकार है जिनका जीवन से हमको कुछ प्रेरणा मिले, जिसका जीवन एक प्रेरणा का सोर्स बने। उमा शिक्षित और सभ्य लड़की है। पुरुष प्रधान समाज में नारी का भी समान अधिकार है। जब नारी शिक्षित होगी, वो अपने अधिकारों का पालन करेगी, अपने अधिकारों के साथ समाज में जिएगी, तभी हमारा समाज उन्नति कर सकता है। और देखिए, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? तो परिवार में या समाज में महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित करना जरूरी है, उसके बाद उनको अधिकार देना जरूरी है, उसके बाद उनको काम करने की आज़ादी देना जरूरी है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व, योगदान, संघर्ष और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिलाओं को उपहार की वस्तु या संपत्ति नहीं समझना चाहिए और उनको हर दृष्टि से ज़्यादा शिक्षित करना जरूरी है। तो ऋण की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। इस एकांकी में ये भी बताया गया है कि लड़कियां फर्नीचर की तरह, भेड़ बकरियों की तरह नहीं हैं, उनका भी सम्मान है, उनकी भी इज्जत है, उनका भी व्यक्तित्व है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। तो चरित्रहीन व्यक्ति ऋणविहीन होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में कोई आदर सम्मान नहीं होता, कोई चरित्र नहीं होता, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज से बाहर होना जरूरी है। हाँ, इसके अलावा देखिए, राम स्वरूप अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, परंतु विवाह के समय उसकी शिक्षा को छिपाते हैं। यह भी विरोधाभास क्यों? तो राम स्वरूप ने अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाई, पर विवाह के लिए उसे छिपाना उनकी मजबूरी बन गई। लड़की के पिता को लड़के और उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद उस शिक्षित बहू नहीं चाहते और शंकर भी पढ़ी लिखी ज़्यादा बहू नहीं चाहता, पत्नी नहीं चाहता। इसलिए लड़की का विवाह हो जाए
किसी भी तरीके से रिश्ता हो जाए, यह मानकर हैं वे उमा के पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं और विवाह में वो उच्च शिक्षा बाधक न बने, इसके लिए वो उसकी शिक्षा को छिपाने का प्रयास करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में ये सब छिपाना नहीं चाहिए, वरन स्पष्ट सब कुछ कह देना चाहिए। आज समाज में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, एक रिश्ता आया है वो रिश्ता हो जाए ऐसा नहीं, अगर किसी कारण से रिश्ता नहीं होता है कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं। ये पहला रिश्ता आया है हर हाल में रिश्ता हो ही जाना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि लड़की की भी अपनी एक पसंद होती है, उसका भी जीवन है। विवाह विश्वास का, प्रेम का, भरोसे का नाम है, जिंदगी भर का साथ है। इसलिए विवाह जैसे क्षेत्र में फैसले लेने का अधिकार लड़के और लड़कियों दोनों को होना चाहिए और उनको समय भी दिया जाना चाहिए कि आप सोच विचार करके अपना निर्णय सुनाइए और लड़के और लड़कियों का जो फैसला है उसका सम्मान भी करना चाहिए, ये जरूरी है। तो इस प्रकार हमने आपको आज 2 एकांकी के प्रश्नोत्तर के संबंध में कुछ बात बताई है। अब हम आपको कुछ पत्र के बारे में थोड़ा सा बात बता रहे हैं कि देखिए आपकी परीक्षा में पत्र लेखन के अंतर्गत 2 पत्र आते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो कार्यालय में लिखे जाते हैं, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक महोदय के पत्र, बिजनेस के पत्र आदि आदि, हाँ, ये सब पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अच्छा, इसमें पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। संबोधन के अंतर्गत महोदय या महोदया, मान्यवर लिखा जाता है। इसके बाद विषय वस्तु सीधा लिखी जाती है और पत्र समाप्ति के समय भवदीय या भवदीय लिखा जाता है। तो ऐसे पत्र कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी कार्यालयों में या अधिकारी में या व्यापारी वर्ग में लिखे जाते हैं। तो आइए एक नमूना आपको बताते हैं कि किस प्रकार यह पत्र लिखा जाता है। आपके विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं, तो अपने सुझाव देते हुए प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। तो देखिए ये सबसे पहले प्रधानाचार्य को लिखना है आपके, इसके बाद प्रधानाचार्य, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, ज्ञान ज्योति, उसके बाद आप ये यहाँ है कमान, यहाँ है कमान, यहाँ मनोविराम, उसके बाद यहाँ एक लाइन छोड़कर विषय, ये सब जगह में आप एक एक लाइन छोड़ते हैं। सेवा में के बाद एक लाइन छोड़, प्रधानाचार्य के लिए एक लाइन छोड़िए, ज्ञान ज्योति के बाद एक लाइन छोड़ें, विषय के बाद एक लाइन छोड़, ऐसा करके आपको लिखना है। अब विषय में आप देखिए क्या लिखेंगे, पेयजल व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ यहाँ पर अब जो आपकी समस्या है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे सविनय निवेदन है कि
हमारे विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। विद्यालय के छात्र छात्राएँ जिस पानी को उपयोग में लाते हैं वह गंदा है, प्रदूषित है, जिसको पीने से अनेक बीमारी होने की आशंका है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि बच्चों के लिए अच्छे पानी के लिए बोर की व्यवस्था करें और उस पानी को टंकी तक पहुंचाएं और नियमित रूप से टंकी की देखभाल और साफ सफाई करवाएं और पानी में नियमित रूप से जो रासायनिक पदार्थ डालने के हैं जिसके पानी शुद्ध होता रहे वो भी डालते रहें, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे हैं। आशा है आप हमारे सुझाव पर ध्यान देंगे और जल्दी शीघ्र उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र रवि, कक्षा 9। फिर लास्ट में आप दिनांक वगैरह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये विद्यालय में लिखे जाने वाले पत्र हैं। इस प्रकार आप उसको लिखें। आपके स्कूल से आपको हर्बल प्रेस के द्वारा दी गई ग्रामर पुस्तक है जिसमें बहुत सारे पत्र दिए हैं। आप उन सभी विषयों पत्रों को देखिए, पढ़िए और उनमें जो कुछ भी लिखा है उसको उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसमें से 2 या 3 पत्र रफ कॉपी में लिखिए, चाहे देख के लिखिए लेकिन लिखिए। एक ऑफिस को लिखिए, एक अपने मित्र को, भाई को लिखिए और एक अपने पिता को या कार्यालय, सरकारी कार्यालय में लिखिए। यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों प्रकार के पत्रों को अभ्यास करते हुए आपको लिखना है। तो इस प्रकार के पत्रों को यदि आप पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो परीक्षा में आपको कोई भी पत्र आएगा तो उसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। 5 नंबर का आता है और 2 पत्र देते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। इसमें से जिस पत्र जरूर लिखना चाहिए, पत्र में पूरा नंबर दिया जाता है। जिस पत्र को आप अच्छी तरह लिख सकते हैं उस पत्र का आप चुनाव कीजिए और उसके बाद उसको प्रश्न के आधार पर, प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर लिखिए। तो आपकी पुस्तक जो है ग्रामर किताब, हर्बल प्रेस की जो किताब है बहुत ही अच्छी है। उसमें ग्रामर से जुड़े सारे जो भी तुम्हारे मतलब सब्जेक्ट हैं वो सब बहुत अच्छे तरीके से दिए। जैसे वाक्य विचार है बहुत अच्छा दिया है, उसमें उपसर्ग प्रत्यय बहुत अच्छा है, उसके बाद समास भी बहुत अच्छा है, अलंकार भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अब आपका कर्तव्य है कि हम तो पढ़ा दिए हैं सबको, हमारे पढ़ाए गए वीडियो को आप देखिए, मोबाइल से सब कुछ देखिए और उसके बाद उस ग्रामर किताब से उसको पढ़िए। तो दोनों तरफ से आप जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा विषय समझ में आ जाएगा। तो आशा है आप हमारा कहना मानेंगे और पढ़ने और लिखने का काम इसी प्रकार जारी रखेंगे। हमारे साथ पढ़ाई में इसी प्रकार जुड़े रहें। कल फिर एक नए विषय के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।